Hello friends, hope all of you are fit and fine and you can see me, hear me and see the board. Visible? Is it clear everybody? Okay, good. So today we are going to give the final touches to this Central Asia thing, and after that we'll be going to China from the next lectures, and we'll keep in focus. We'll keep in focus the Central Asia, South Asia, Southeast Asia while studying, rather the entire world while studying India-China relations. So now, if we see Central Asia, there are big competitors present there. There are so many powers who are interested in Central Asia. And these powers I have already mentioned: Russia, China, US, India. These people are competing. These people are competing against each other in Central Asia. Here, they are also trying to strike a balance among themselves. So, first of all, till now we have seen what interests India have there. We have seen how India can be benefited from Central Asia, how Central Asia can be benefited from India, how the potential used by both the sides is far below yet what can happen, what levels they can achieve. They have not even achieved an ounce out of it. So, we saw how slowly both the sides, India and Central Asia, are trying to enhance their cooperation. On the other hand, we also till now have seen that how India is trying to balance the rising rising Chinese influence in Central Asia. We have also seen how Central Asia is interested in making India a balance for rising Chinese influence. But अभी तक चाइना ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस वहां पे बना लिया है, इसमें कोई शक नहीं है. हमने बहुत होलिस्टिक अप्रोच से इसे पढ़ा है. मैं यहां पे ये मेंशन करना चाहूंगा दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द होलिस्टिक अप्रोच. दो अप्रोचेस बड़ी बड़ी नेसेसरी हैं. एक हिस्टोरिकल अप्रोच, दूसरी कंपैरेटिव अप्रोच. आपको कंपैरेटिवली भी पढ़ना है कि जब इंडिया वहां पे ये कर रहा है तो चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है. ये कंपैरेटिव अप्रोच है. और हिस्टोरिकल अप्रोच आपको जरूर देखनी है, क्योंकि हिस्ट्री जानने से आपको बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे आज हो रही डेवलपमेंट्स के रीजंस समझ में आते हैं. जो आज हो रहा है या हम आज कर रहे हैं, उसकी रूट्स पीछे हिस्ट्री में है. जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल कल हमने देखा कि अरब स्प्रिंग से कैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज बचे, तो हमें पता चला कि वहां पे भैया कलर रेवोल्यूशंस पहले आ चुके हैं, लोग उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसका टेस्ट देख चुके हैं. ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि अरब स्प्रिंग के बाद में इंपैक्ट वहां पे नहीं गया. बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी रहा. तो आपको याद रखना है, हिस्टोरिकल अप्रोच लेना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मस्ट लेना है, और दूसरा कंपैरेटिव एस्पेक्ट जरूर देखना है, और तीसरा करंट, जो अभी चल रहा है, करंट अफेयर्स. होता क्या है नॉर्मली, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं या पढ़ाने लगते हैं, तो जब भी कुछ मुश्किल आता है, हिस्ट्री जानने की जरूरत होती है या कंपैरिजन करने की, डीप एनालिसिस करने की जरूरत होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम इवेड करते हैं, इतने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसे, नहीं, जीएस में इतने की जरूरत नहीं होती, ऐसा करके हम वहां से भागते हैं.
पढ़ने वाले भी भागते हैं, पढ़ाने वाले भी भागते हैं, कौन इतनी मेहनत करे यार। लेकिन कंपैरेटिव इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं इंडिया अगर वहां पे ले रहा है तो चाइना को काउंटर करने के लिए ले रहा है, यूएस अगर वहां पे कोई स्टेप्स ले रहा है तो वो रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए ले रहा है। अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में कुछ किया जा रहा है, उसके भी कुछ कारण सेंट्रल एशिया से आते हैं, कुछ ईरान से आते हैं, कुछ पाकिस्तान से आते हैं। तो इसीलिए कंपैरेटिव भी बहुत जरूरी है और हिस्टोरिकल भी बहुत जरूरी है। मुझे पता है कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये मास्टर तो ज्यादा पढ़ा है, बच्चे नहीं कहेंगे, कोई साथी कह सकता है आपका नहीं 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 इतनी की जरूरत नहीं होती, इतना मत पढ़ो, मुझे क्या बताओ क्या स्पेशल एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा ज्यादा पढ़ा के। ऐसा नहीं है, ज्यादा करने की जरूरत है तो आपको करना है, भागना नहीं है। कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल दोनों एस्पेक्ट स्टडी करने हैं, देखने और करने पड़ेंगे। अकेला करंट पढ़ के वो सारे कॉजेज आपको समझ ही नहीं आएंगे, कॉजेज समझ नहीं आएगा तो रेमेडी को कैसे समझेंगे, स्टेप्स टेकन कैसे समझ आएंगे, वो नहीं समझ आएंगे। इसीलिए आपको दोनों मेथड्स के ऊपर स्ट्रेस देना है। क्लियर एवरीबडी, डन एवरीबडी, ओके। तो अगली चीज जो है वो ये है कि अगर चाइना की प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया के बारे में हम देखें, एक चाइना हमने लिखा है यहां पे, तो चाइना और रशिया का एक कंटेस्ट चल रहा है वहां पे, और यूएस इस बात से डर रहा है, यूएस डर तो चलो नहीं कह सकते, बैलेंस कर रहा है कि ये दोनों सारा एडवांटेज ना ले जाए। खासकर ये जिस प्रकार से चाइना रीफ कर रहा है एडवांटेज, वहां एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी बनती है, वहां से बैठ के अफगानिस्तान के टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। तो यूएस को लगता है कहीं सारा का सारा बेनिफिट चाइना और रशिया ले जाए, इसीलिए यूएस का भी इंटरेस्ट बनता है। रादर अगर देखा जाए तो यूएस का इंटरेस्ट तो पूरे एशिया में बनता है। यूएस का इंटरेस्ट पूरे एशिया में क्यों बनता है, उसके कुछ कारण हैं। देखिए, अगर मैं कोल्ड वॉर की बात करूं तो एशिया में कोल्ड वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है, और ये कहने वाला मैं अकेला आदमी नहीं हूं। यहां पे बहुत सी किताबें लिख देती हैं कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991 एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इट, बट देयर इज अ ह्यूज स्कूल ऑफ थॉट व्हिच बिलीव्स दैट कोल्ड वॉर एंडेड इन यूरोप बट कोल्ड वॉर इज स्टिल ऑन इन एशिया। तो बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, यूएस में भी मानते हैं। एशिया में अभी कोल्ड वॉर चल रहा है जिसके एक भाग ने कंपटीशन का रूप भी ले लिया है। यूएस का इंटरेस्ट पूरे एशिया में इसलिए रहता है क्योंकि एशिया का एरिया सबसे ज्यादा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा नहीं कह रहा लेकिन बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, फिर बड़ी बड़ी ताकतें एशिया में बहुत ज्यादा, और रशिया है, चाइना है, जापान है, 10 बड़ी फौजें एशिया में बैठी हुई हैं जिसमें भारत पाकिस्तान भी आ जाते हैं। एशिया में कितनी न्यूक्लियर पावर्स बैठी हैं, रशिया न्यूक्लियर पावर है, चाइना न्यूक्लियर पावर है, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है, इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं। और बड़ी फौजें एशिया में है, न्यूक्लियर पावर्स एशिया में है, रिसोर्सेज एशिया में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में है, सबसे ज्यादा एरिया एशिया में है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स भी एशिया में है, और इन बड़ी पावर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। क्यूराइल आइलैंड को लेके रशिया और जापान लड़ रहे हैं, तो वहीं सेनकाकू को लेके चाइना और जापान लड़ रहे हैं। लड़ तो नहीं रहे हो तो उनका डिस्प्यूट है। साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट चाइना का पूरे आसियान तक आ रहा है। फिर चाइना ने पूरे के पूरे कोरियन पेनिनसुला को क्लेम कर दिया, ये भी कभी हमारा था इसलिए हमारा हक बनता है, जिससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों में ही कोई वर्ष जाते हैं। फिर चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट अरुणाचल में भी है, कश्मीर में भी है। फिर भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट कश्मीर में भी है, सरक्रीक में भी है। फिर सेंट्रल एशिया में कितने डिस्प्यूट्स हैं वो भी हमने देखे, वो कॉकेशस तक एक्सटेंड होते हैं। अफगानिस्तान में एक डिस्प्यूट चल रहा है, ईरान बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं कहा जा सकता, इराक उजड़ा बसा ऐसा ही चल रहा है। तो एशिया में कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई है, और इन सारे डिस्प्यूट्स का, इस सारे कंपटीशन का
और ये डिस्प्यूट्स के साथ साथ एशिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्वेस्ट भी चल रहा है। 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, ऐसा कहा जाता है। और चाइना ने जिस प्रकार से, जो कि हम इंडिया चाइना रिलेशंस में आगे पढ़ने वाले हैं, एससीओ भी वहीं पे पढ़ेंगे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी वहीं पे पढ़ेंगे। 2013 में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करके ये बोला है कि इस सदी का, या यूं कह लो आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है। तो ये सब एशिया में हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस सारे क्वेस्ट का एडवांटेज कोई दूसरे ले जाए, चाइना ले जाए, रशिया ले जाए और यूएस पीछे रह जाए, क्योंकि दुनिया में यूएस हेजेमनी है और उस हेजेमनी को यूएस चाहता नहीं कभी खत्म हो। यहां तक कहा जाता है कि एक थुसिडाइडियन टैक्टिक होता है कि अगर कोई छोटी पावर किसी बड़ी पावर को क्रॉस करने लगे कंपटीशन में, तो बड़ी पावर छोटी पावर को खत्म कर देती है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे जब ये सब ठीक हो गए हालात, आप क्लासेस में आ गए वापस, चलो ऑनलाइन वाले जो ज्वाइन कर रहे हैं वो तो यहीं पे रहेंगे, वो तो जूम पे चले जाएंगे, वीडियो पे चले जाएंगे, लेकिन जो क्लासेस में आएंगे वो देखेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना का भी एक ऐसा एंगल निकलेगा जरूर, डीग्लोबलाइजेशन की तरफ वाला एंगल निकलेगा। चाइना कैसे हेजेमनी बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे एंगल्स आने वाले दिनों में हमें पढ़ने पड़ेंगे। यू विल सी कि कोरोना के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या आए और हेजेमनी के ऊपर क्या असर पड़ा, किसने गेम खेली, कौन उसे यूज कर गया, कौन उसे मिस यूज कर गया, ये सब हमें, ये भी क्वेस्ट का एक पार्ट बन के हमें पढ़ना पड़ेगा। यू विल सी इन कमिंग डेज, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो चाइना सेंट्रल एशिया में पैर फैला रहा है, यूएस बैलेंस करना चाहता है। यूएस का किस प्रकार से पूरे एशिया में इंटरेस्ट है वो मैंने आपको क्लियर किया। कोल्ड वॉर चल रही है, हेजेमनी को खतरा नहीं आना चाहिए, वो हर जगह मी टू करते हैं जाके, मैं भी खेलूंगा भाई, और कहीं कोई दूसरा इससे एडवांटेज ना ले जाए और वो पीछे ना रह जाए, इसलिए भी वो ये करते हैं। और एनर्जी के साथ साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ साथ रिज एंड वैली फॉर्मेशन रहता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी जनरेट होती है। इस सब के साथ साथ उसमें भी कोऑपरेशन चल रहा है। कैसा 1000 सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया 1000 मेगावाट जो उन्होंने जनरेट करके बांटना है इलेक्ट्रिसिटी। किर्गिस्तान में और तजिकिस्तान में क्या है कि समर के महीनों में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक आनी है। ये भी रिसेंटली फरवरी 2020 में इसका फाउंडेशन भी ले कर दिया गया है। तो हर चीज में कोऑपरेशन बनाने की कोशिश हो रही है। और ये जिस तरह से भारत भूटान और नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, उसी तरह से आगे आप देखेंगे इसमें भी बहुत कोऑपरेशन बढ़ेगी। फिर INSTC की कनेक्टिविटी है, फिर आशगाबाद एग्रीमेंट है, वो सब आप देख चुके हैं। अब इतने एनर्जी रिच, रिसोर्स रिच एरिया को यूएस अलूफ नहीं छोड़ना चाहेगा। फिर दूसरी बात जो बड़ी आ जाती है कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रशिया, चाइना, उसको वो अलूफ नहीं छोड़ना चाहेगा। पूरे एशिया में इंटरेस्ट है तो सेंट्रल एशिया में भी इंटरेस्ट है। अब इसके लिए यूएस ने क्या किया है, C5+1 उनका प्रोग्राम चलता है। C5+1 क्या है? C5 में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गए और 1 को वो अफगानिस्तान ले रहे हैं, मतलब यू नो दी नेम्स। अब यूएस के बिना सेंट्रल एशिया की तरक्की हो नहीं सकती, ऐसा वो मानते हैं। एंड रिसेंटली दे हैव गिवन अ पॉलिसी, अभी उन्होंने अपनी 2019 से 25 तक की सेंट्रल एशिया पॉलिसी दी है। सेंट्रल एशिया पॉलिसी जिसमें किन चीजों पे जोर दिया गया है? पहला, सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेनिटी। फिर इसके बिना स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। फिर कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, ऐसी चीजें इसमें हैं। फिर रिड्यूसिंग द टेरर अटैक्स, रिडक्शन इन टेरर अटैक्स। फिर रूल ऑफ लॉ के साथ साथ रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स,
इसकी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, खासकर इन्वेस्टमेंट। दिखाई पूरा नहीं दे रहा होगा, आई थिंक मुझे कैमरा थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। 6 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं लिखवा देता हूं, वेरी गुड की दिख रही है। पहला है प्रमोशन, सपोर्ट टू सेंट्रल एशिया फॉर द प्रमोशन ऑफ सोवरेंटी, सपोर्ट टू सेंट्रल एशिया फॉर द प्रमोशन ऑफ सोवरेंटी। देयर आप लिख लीजिए अपने पास, बाद में क्लियरली नहीं दिखा तो फिर दिक्कत हो सकती है। पहला पॉइंट है सपोर्ट टू द प्रमोशन ऑफ सोवरेंटी इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। दूसरा है स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को स्टेबल रखना, क्योंकि मैंने कल भी बताया था स्पिल ओवर इम्पैक्ट जो है कहां जा सकता है, वो सेंट्रल एशिया में जा सकता है। कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आगे ईरान चाबहार तक कनेक्टिविटी इनको मिलती रहेगी। फिर रिडक्शन इन टेरर अटैक्स, अभी 2019 नवंबर में तजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे बड़ा टेरर अटैक हुआ था। आज तक पता नहीं चल रहा कि अटैक करने वाले कहां से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे या तजिकिस्तान से आए थे। तजीक सिविल वॉर 1992 टू 1997 में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से इस्लामिक रेडिकल्स, इस्लामिक फंडामेंटल्स जो हैं इस सिविल वॉर में जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे थे उनको तालिबान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से सपोर्ट आ रही थी। तो रिडक्शन इन टेरर अटैक्स, सेंट्रल एशिया में होने वाले टेरर अटैक्स या सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में होने वाले टेरर अटैक्स को कम करना यूएस इसमें रोल प्ले करेगा। रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, वहां पे बहुत जगह पे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे पामीर की बात हमने करी थी, गोर्नो बदाख्शां की करी थी, कजाकिस्तान में भी एक बार कुछ साल पहले इश्यूज उठे थे जब एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसके कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, तो सरकार ने उस मूवमेंट को कुचला। तो उस समय ऐसा हुआ था कि हाँ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। कलर रेवोल्यूशंस जो आए उनके समय ये आरोप लगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। तो अब रूल ऑफ लॉ वहां पे रहेगा और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होंगी। और ये मैंने लिखा है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यूएस वहां पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा सेंट्रल एशिया में। ये 6 पॉइंट्स हैं, दीज आर दी 6 पॉइंट्स जो यूएस ने अपनी सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2019 से 2025 में लॉन्च किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंटरेस्ट यूएस का है। ये इंटरेस्ट क्यों है, मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं। ये इंटरेस्ट इन दोनों के लिए है, लेकिन इन दोनों के आपस में भी कोई ऐसा नहीं है कि दोस्ती चल रही है। चाइना अब डोमिनेट कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए कहता हूं कि उसको पढ़ा के फिर चाइना इंडिया रिलेशन शुरू कराऊंगा, उसको सबसे एंड में अगले हफ्ते अगले लेक्चर में उठाऊंगा। तो चाइना कहां तक पहुंचा हुआ है अगर थोड़ा थोड़ा बताऊं, तुर्कमेनिस्तान, मैं इसको मिटा के अच्छे से लिखता हूं। ये तो यूएस की पॉलिसी थी, ये चाइना इन सेंट्रल एशिया में पैरेलली लिख देता हूं। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना, ये एक पाइपलाइन बन रही है ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। जिस प्रकार से कल हमने तापी पढ़ा था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उस तरह से उस तरफ भी एक पाइपलाइन बन रही है। इस पाइपलाइन को देखते हुए उज्बेकिस्तान भी जो है वो सेम स्टेप्स, सेम लाइंस पे सोच रहा है कि मैं भी नेचुरल गैस चाइना को बेच दूं, दाम अच्छा मिलेगा। तजिकिस्तान है, हमने पढ़ा था तजिकिस्तान के बारे में, वहां गोर्नो बदाख्शां रीजन है जो उइगुर डोमिनेटेड एरिया से जाके जुड़ता है, तो वहां पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। Just to watch what is happening at Wakhan corridor and what is Wakhan corridor, if you remember, just to watch whatever is happening at Wakhan corridor and to keep an eye upon these developments, China has stationed
military there. Chinese troops are present there in that region of Tajikistan. Although Tajikistan is denying all these reports, but still India believes, and so many other countries including US, they believe that China has stationed troops in that border part of Tajikistan. तो यहाँ ट्रूप्स ही पहुंच गए. रही बात कजाकिस्तान की, ये तो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ रहा है. हमने देखा कि यहां गोर्नो बदाख्शा में भी चाइना का विरोध हुआ, और किर्गिस्तान के हमने देखा, किर्गिस्तान के नायरन रीजन में भी विरोध हुआ. आतबाशी डिस्ट्रिक्ट जो हमने परसों पढ़ा था, हुआ. लेकिन किस बात का हुआ? जब चाइना वहां पे पहुंच रहा है उस बात का हुआ ना. अब कजाकिस्तान में देखिए, कजाकिस्तान तो पाइवोट बनता जा रहा है चाइनीज पॉलिसी का. कजाकिस्तान में चाइना ने एक ड्राई पोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया है. कहां लिखूं? यहीं लिख देता हूं. खोरगोस नाम है इसका. इट्स अ ड्राई पोर्ट. माने जो जियांगसू, चाइना के जियांगसू को जर्मनी के ड्यूसबर्ग के साथ कनेक्ट करता है. मतलब लगभग 12,000 किलोमीटर का एक लैंड स्ट्रेच, जिसमें कैस्पियन सी का थोड़ा सा एरिया जो आता है वो वाटर रूट है, बाकी सारा लैंड रूट है. जियांगसू इन चाइना इज नाउ कनेक्टेड टू ड्यूसबर्ग इन जर्मनी. इतनी दूर तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जब खोरगोस को डेवलप कर रहा था चाइना, कर रहा है रादर चाइना, कि यहां पे इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें इस हाइट पे, इस रिमोट एरिया में, एन एरिया टुवर्ड्स विच नोबडी एवर पेड अटेंशन. वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां पे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, वहां पे स्कूल्स बन रहे हैं, वहां पे मॉल्स बन रहे हैं. एक्चुअली क्या था वो कि जिस तरह से सी पोर्ट्स बनते हैं, ये एक ड्राई पोर्ट है. वहां पे कंटेनर्स पहुंच रहे हैं. ट्रेन और रोड के रास्ते यूरोप के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जियांगसू को वाया खोरगोस कहां कनेक्ट किया जा रहा है? ड्यूसबर्ग इन जर्मनी के साथ. और ये खोरगोस जो है, इसके बारे में प्रेडिक्शन हो रही है कि कजाकिस्तान का ये शहर आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि रॉटरडैम ऑफ एशिया बन जाएगा. जिस प्रकार से यूरोप में रॉटरडैम से होके, रॉटरडैम इज इन नेदरलैंड्स, वहां से होके ट्रेड आगे जाता है, तो यहां से दुनिया का कितना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम रॉटरडैम से होके जाता है. उसी तरह से ये जो वाया रोड कनेक्टिविटी एंड रेल कनेक्टिविटी ट्रेड होने जा रहा है, वो खोरगोस को आने वाले दिनों में रॉटरडैम ऑफ एशिया एंड नेक्स्ट रॉटरडैम ऑफ द वर्ल्ड बना देगा. इस प्रकार से इतनी ज्यादा चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां पे फैल रहा है. तो इसको ध्यान से समझ लीजिए. कोई डाउट है पूछ लीजिए, मैं आके देख लेता हूं डाउट उस तरफ. मैं इस पे भी देख सकता हूं, मुझे अगर कमेंट बॉक्स में चला. ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ. अब देखा जाए तो बाकी तो इसके बारे में और डिटेल हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ेंगे. अब अगर हम देखें मैरीटाइम सिल्क रूट और वो सब भी हम अगले लेक्चर में करेंगे एससीओ के साथ ही. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है. ये सारा पता होगा तो और आसान हो जाएगा. अभी तक आपने देखा कि हाउ यूएस इज ट्राइंग टू बैलेंस चाइना एंड हाउ चाइना इज गेनिंग एन एडवांटेज देयर. और रशियंस, अरे भाई वो तो जब से टूट के अलग हुए हैं तब से ये माना जाता है कि ये सारे जो हैं रशियन इन्फ्लुएंस में ही हैं. यहां तक कि कजाकिस्तान ने रिसेंटली रशिया से MI-35 हेलीकॉप्टर्स की एक डील करी है, और साथ साथ में ये सुखोई 30 MKI की एक डील करी है. वो रशियंस का तो इन्फ्लुएंस है ही है. रशियन की फोर्सेस वुहान कॉरिडोर तक तजिकिस्तान में प्रेजेंट
तजिकिस्तान में प्रेजेंट है। आयनी एयरबेस के बारे में हमने पढ़ा था, AYNI एयरबेस एक पढ़ा था हमने, वो रशियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। तो रशिया का भी उतना ही इन्फ्लुएंस है। उज्बेकिस्तान, जिसको हम सबसे ज्यादा बड़ी मिलिट्री पावर इस एरिया की मानते हैं, वहां पे हमें अमेरिकन्स दिखाई देते हैं, उनकी दोस्ती हमें अमेरिकन्स के साथ दिखाई देती है। कैस्पियन सी तक कॉन्क्वेस्ट चल रहा है। कजाकिस्तान कैस्पियन सी में एक पोर्ट बना रहा है। चाइना कैस्पियन सी में जो न्यू डील हुआ है उसके साथ उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रीज टचिंग कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इन्होंने रिसेंटली एक कैस्पियन डील साइन करी है। कैस्पियन डील कब? 2018 में। इसमें क्या है? इसमें यही है कि ये सारे इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं। जब भी कैस्पियन सी के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई एक डोमिनेट नहीं करेगा। कीरत लिखते हैं इसको कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान। ए में बच्चों को आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ए इज अजरबैजान, नॉट आर्मीनिया, एंड दिस टी इज नॉट टर्की बट तुर्कमेनिस्तान। मैं लिख देता हूं, दीज आर द कंट्रीज टचिंग कैस्पियन सी। तो इन सब ने डील करी 2018 में। उस समय जब यूएस वाज अबाउट टू पुट सैंक्शंस ऑन ईरान, तब ये डील होती है। तो काफी ज्यादा एक जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट सेंट्रल एशिया बना हुआ है। अगर हम वेस्ट एशिया को छोड़ के देखेंगे आजकल नंबर 2 का हॉटस्पॉट कहां पे है, तो वो सेंट्रल एशिया ही है। वो इसलिए भी है, ये तीनों पावर्स ही चाहती हैं कि यहां पे वेस्ट एशिया जैसा कुछ ना हो। यहां पे अगर आईएस का इन्फ्लुएंस फैल जाता है, आईएस का, तो और ज्यादा खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। फिर हमें एक और वेस्ट एशिया जैसा टर्मोइल दुनिया को फेस करना पड़ सकता है। वहां से जितनी ऑयल सप्लाई कट रही है या जो भी वहां से कम हो रही है बिकॉज ऑफ दैट टर्मोइल, उसकी भरपाई सेंट्रल एशिया से हो सकती है। वट एवर इज बीइंग कट अपॉन ड्यू टू दैट टर्मोइल इन वेस्ट एशिया। सो जस्ट अ मोमेंट, कंचन इज कॉलिंग। हेलो, हाँ जी। फोन रखा है मतलब जिससे वीडियो चल रहे हैं? नहीं, अभी हुई है ब्लर, या शुरू से ही ब्लर थी? अब ठीक है। चलो, अभी वैसे मैंने कुछ लिखना नहीं है, खत्म होने वाला ही है अभी, मैंने कुछ खास लिखना भी नहीं है। हम्म। शक्ल दिखाई दे रही है, शक्ल भी ब्लर दिखाई दे रही है? चलो, मैं बच्चों को बता देता हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि सर शक्ल जैसी है वैसी दिखाई दे रही है। अगर तो भगवान ने ब्लर बनाई है तो क्या करेंगे उसका। हाँ? चलो चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखो लोग ऐसा कर देते हैं। मैंने कहा शक्ल दिखाई दे रही है, बोले हाँ जैसी है वैसी दिखाई दे रही है। अभी इस बात का क्या मतलब हुआ यार, बताओ, भगवान ने जैसी दी है वैसी रहेगी। एनीवेज, तो अब मैंने कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो उससे काम चल जाएगा। मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए यूएस पॉलिसी इन सेंट्रल एशिया 2019 टू 2025 के, वो सबने लिख लिए? सबने लिख लिए? नहीं तो मैं आपके ग्रुप्स में टाइप करके भेज दूंगा। दिस इज व्हाट आई कैन डू। आई थिंक देयर इज सम नेट इश्यू। अभी क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड में? मुझे यहाँ पे भी पता चल जाएगा। हाँ, तो ठीक है।
ओके, आप लोग मुझे बताना कि विच टाइम इज बेस्ट फॉर टेकिंग दी क्लास, जिसमें कोई नेट का इशू ना हो, तो हम उसी टाइम पे क्लास रख लिया करेंगे अपनी। इफ इट इज मॉर्निंग, आई एम रेडी टू कीप इट इन द मॉर्निंग, 8 बजे, 8:30 बजे, 9, 9:30, बस वेन एवर यू पीपल आर कंफर्टेबल एंड नेट इज कंफर्टेबल, और उसके बिना इवनिंग में, रात में, वेन एवर। अब तो आई थिंक वैसे भी थोड़े दिन रह गए, तो यू सजेस्ट मी एनी टाइम। ठीक दिखाई दे रहा है अभी? फाइन। तो मैंने उस शहर का नाम आपको बताया था, है ना, वो भी सुन गया आपको, कजाकिस्तान का शहर। तो आज हमने देखा किस प्रकार से रशिया, चाइना एंड यूएस, इंडिया की बात हमने कम करी है, हाउ रशिया, चाइना एंड यूएस आर प्लेइंग इन सेंट्रल एशिया एंड व्हाई यूएस ऑलवेज स्टेज इंटरेस्टेड इन एशिया। सेंट्रल एशिया में तो रहना ही रहना है इंटरेस्टेड, उनको वो एशिया में बड़े, पूरे एशिया में बड़े इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव दैट परहैप्स इन एशिया द कोल्ड वॉर हैज नॉट एंडेड येट, जो मैं अक्सर आपकी क्लासेस में कहता हूं, लेकिन किताबें लिख देती हैं तो हम वही लकीर के फकीर बन जाते हैं। नहीं नहीं जी, 1991 कोल्ड वॉर एंडेड। कोल्ड वॉर एंडेड का मतलब ये है, वहां पे 1991 कोल्ड वॉर एंडेड का मतलब ये है, उसको ध्यान से समझना, कि दो पावर्स खत्म हो गई, दो पावर्स में से एक खत्म हो गई, मैंने सोवियत यूनियन खत्म हो गया और यूएस हेजेमनी छा गई पूरी दुनिया में। लेकिन साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि इमीडिएटली नंबर 2 पावर बन गया चाइना, अब उसके साथ भी डील करना है। रही बात इंडिया की, अब मैं सम अप करूं, जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं इंडिया सेंट्रल एशिया को लेके, उसमें से उज्बेकिस्तान की मिलिट्री डील मैं आपको बता चुका हूं, अशगाबाद एग्रीमेंट 2018 में आपको बता चुका हूं, एक 2019 में सेंट्रल एशिया इंडिया डायलॉग हुआ था, जनवरी 2019 में सेंट्रल एशिया इंडिया डायलॉग, अभी उज्बेकिस्तान में होगा, अभी होना है वो, उसमें वो पहली बार हुआ था उस समय, अब दूसरा होना है। तो पहली बार जब हुआ तो उसमें क्या था कि बोथ दी साइड्स रीअफर्म्ड दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, कनेक्ट, जो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी उसमें थी, और अफगानिस्तान को अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद लेने दिया जाए, वो सब उसमें हुआ। बाकी रीसेंट डेवलपमेंट्स 2019 और 20 की जो हैं, वो मैं एससीओ के थ्रू आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि वो बायलैटरल डेवलपमेंट्स तो कोई बड़ी बड़ी है नहीं, जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, और जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो एससीओ में कवर हो जाएंगी। डन। भारत को किन चीजों का ध्यान रखना है एज फार एज सेंट्रल एशिया इज कंसर्न, आपको यू वेरी वेल नो नाउ, अब आपको अच्छे से पता है। भारत को सबसे पहले कनेक्टिविटी, फिर काउंसलर एक्सेस, फिर कम्युनिटी, फिर कॉमर्स, 4C लिख देता हूं अगर दिखेगा तो। फोर सी क्या है भारत के लिए? 4C इंपॉर्टेंट है इन सेंट्रल एशिया, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर एक्सेस, कॉन्सुलर जो वीजा, कॉन्सुलेट, एंड कम्युनिटी, ये 4C का ध्यान रखना है। और इसके बिना कहां कहां फायदा उठाया जा सकता है? दोनों उठा सकते हैं। वो हमें क्या बेच सकते हैं जो हमें और कहीं से नहीं मिलता? ये सबसे नजदीक है हमारे, यहां से पाइपलाइन से आ जाएगा। क्या? ऑयल एंड नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल। और कहां कोऑपरेट कर सकते हैं दोनों? टेक्सटाइल में कर सकते हैं, माइनिंग में कर सकते हैं। इंडिया क्या डेवलप करके दे सकता है उनको? फार्मा सेक्टर, दवाइयां दे सकता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एजुकेशन, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, इसमें इंडिया उनकी हेल्प कर सकता है। अब वो भी चाहते हैं कि इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस को चेक किया जाए। जिधर जिधर चाइना पहुंच रहा है वहां वहां आवाज उठ रही है, कहीं अतबाशी में उठ रही है, कहीं ये गोर्नो बदाख्शा में उठ रही है, कहीं
वो जो ड्राई पोर्ट बनाया कजाकिस्तान में, वहां भी आवाज उठ गई। लोगों का मेन सेंटिमेंट वहां पे भी लोग कहते हैं कि सरकार को पब्लिक सेंटिमेंट भी देखना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि चाइनीज जब आते हैं तो फिर जाते भी अपनी मर्जी से हैं। पीपल, most of the people, so many, a large number of people in Kazakhstan are not happy with whatever China is doing there in Kazakhstan. So उसके लिए उनकी सरकारें एक बैलेंस एस्टेब्लिश कर रही हैं थ्रू इंडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम आगे नहीं जाएंगे, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। अगला लेक्चर जो आपका है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगला लेक्चर ट्यूसडे मॉर्निंग 11:30 पे होगा। ट्यूसडे मॉर्निंग 11:30 पे होगा। इज इट फाइन? और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ट्यूसडे को मैंने भी एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। मैं भी कुछ ऐसी बॉडीज का पार्ट बना हुआ हूं आजकल, तो ट्यूसडे को वो भी है। एंड अदर पीपल देयर आर प्लानिंग कि एक दिन एक लंबी करके सारे डिस्कशन को खत्म करें। अगर वो कल हो जाता है इट्स ओके, क्योंकि वहां पे सारे डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता, वेरी सीनियर पीपल आर इन्वॉल्व, तो मतलब बुजुर्ग पीपल आर इन्वॉल्व, तो इट डजंट लुक गुड कि मैं उनके ऊपर अपनी बात एनफोर्स करने की कोशिश करूं। जैसा सर्व सहमति से होगा फैसला, अगर वो ट्यूसडे को होता है तो मैं आपको कम्युनिकेट आपके ग्रुप में कर दूंगा। एनी चेंजेस रिलेटेड टू ट्यूसडे वुड बी कम्युनिकेटेड इन योर ग्रुप्स। नहीं तो बाकी आप सजेस्ट कर देना कि क्या ठीक है, कौन सा टाइम ठीक है। नहीं तो हम 11:30 भी नहीं, हम टाइम फिक्स करते हैं क्लास का 11 बजे का। ट्यूसडे भी 11 बजे और एवरी डे 11 बजे आपकी क्लास। इज इट फाइन फॉर एवरीबडी? ग्रुप में बता देना। थैंक यू वेरी मच। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, follow the rules of the lockdown, don't violate it. Thank you very much. God bless you.